बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अपराधी कांप रहे हैं। शहर शहर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर समेत कुछ और जिलों में एनकाउंटर हुए हैं। कुख्यात अपराधी और हत्यारे गिरफ्त में आए हैं। बदमाशों में खौफ साफ दिख रहा है। वो पुलिस से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें हैं। अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, शिकंजा कसा है। पुलिस के सामने अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 1.5 लाख के आरोपी बदमाश गुरुसेवक को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इस पर 2 कैब ड्राइवर की हत्या का आरोप था। 1 लाख रुपए लखनऊ पुलिस ने इनाम घोषित किया था, जबकि बरेली पुलिस ने 50,000 रुपए। गुरुसेवक और उसके साथियों ने कैब ड्राइवर योगेश पाल की सीतापुर में हत्या कर दी थी, जबकि शाहजहांपुर में दूसरे कैब ड्राइवर अवनीश दीक्षित की हत्या की थी। इसके बाद गाड़ियां लूट ली थी। गुरुसेवक पर पहले से ही लूट, हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटी हुई कार निकलकर बेचने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने हरदोई और सीतापुर के आसपास चेकिंग बढ़ाई। रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी को रोका गया, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गुरुसेवक ढेर हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस की कार्रवाई में लूटी हुई कार और असलहा भी मिला है। इसकी पहचान गुरुसेवक नाम के रूप में हुई, जो कल फरार हुआ था और जिसने शाहजहां में भी एक लूट और मर्डर की घटना अभी 6 तारीख को की और 29 तारीख को एक घटना इसने सीतापुर में भी की थी, और जो की घटना पारा से शुरू हुई थी। इसके अलावा 2 असलहे हैं, जिसमें से एक जो है वो फैक्ट्री मेड लग रहा है, एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है। वहीं कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग को लूटने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी की पहचान करण जायसवाल उर्फ रुचि के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इसने 9 अक्टूबर को कपड़े लेकर घर लौट रहे बुजुर्ग पर हमला कर 9,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए थे। उसने 9 तारीख को एक लूट की घटना अंजाम की थी। एक मोबाइल स्नैचिंग किया था, लूट किया था, और ऑपरेशन त्रिनेत्र और कैमरे के माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। 3-4 घंटे के बाद हम लोगों को पता चल गया कि क्रिमिनल कौन है, लेकिन टीम हमारी लगी रही। फाइनली जब एस्केप करने के यहाँ से भाग रहा था, उसमें इनकाउंटर हुआ है और इसको हॉस्पिटल भेजा गया। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर 6 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। रविवार देर रात हुए एनकाउंटर में ये बदमाश गिरफ्तार किए गए। इसमें 4 बदमाश घायल हो गए। ये मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र के जंगल में हुई। सभी शातिर बदमाश इंटर स्टेट लुटेरे बताए जा रहे हैं। दूसरे जिलों में भी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 12 कारतूस, 2 गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस और एक कारतूस प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम अरशद बताया और ये सरदना का रहने वाला है। रविवार को प्रतापगढ़ के नौवापुर गांव के पास पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक शातिर बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी उपहार मनी उर्फ मोहे को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश उपहार मनी को मौके से गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें झांसी की हैं। यहाँ बदमाश ई-रिक्शा लूटकर भागे थे। 3 घंटे के अंदर इनका एनकाउंटर हो गया। गोली लगने से एक लुटेरा घायल हुआ है, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये बदमाश सवारी बनकर ई-रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए लूटकर भाग रहे थे। पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें विजय नाम के एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा करण नाम का एक व्यक्ति, उसका सहयोगी, मौके से गिरफ्तार हुआ। इनके कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा, वादी का मोबाइल, 200 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। तस्वीरें मथुरा की हैं। यहाँ की मगोरा पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए।
जबकि 3 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन गंगा परियोजना के पाइपों को ये गिरोह चोरी कर लेता था। इसके बाद सस्ते दामों पर बेच देता था। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लाख रुपए नकद और 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। ये घटनाएं पिछले करीब 24 घंटे की हैं। इससे पहले भी शनिवार और रविवार को करीब 5 जगह एनकाउंटर हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको अयोध्या से आई तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ राम मंदिर के आसपास ठेला लगाने वाले गरीबों पर अयोध्या नगर निगम के दल ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उन पर जुल्म ज्यादा किया। उठक बैठक कराकर दीवार के सहारे उल्टा लटका दिया। ये भी कहा जा रहा है कि गरीबों को कड़ी धूप में भूखा प्यासा खड़ा रखा गया। किसी का उल्टा खड़ा किया जा रहा है, किसी से उठक बैठक लगवाई जा रही है। ये तस्वीरें देखकर ही समझ आ जाता है कि इन लोगों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इन लोगों का गुनाह इतना है कि ये गरीब हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए राम मंदिर परिसर के आसपास कोई ठेला लगाता है तो कोई छोटी मोटी दुकान गुमटी लगा लेता है। लेकिन इनके ठेले कानून के हिसाब से नहीं थे। नगर निगम का दल इन्हें हटाने गया और इन्हें सजा देने लगा। आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ में डंडा लेकर ये लोग इन्हें सबके सामने दीवार पर उल्टा खड़ा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन गरीबों को कड़ी धूप में भूखे प्यासे खड़ा रखा गया। ये किसी यातना से कम नहीं है। ये सब बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। ये अयोध्या के राम पथ पर ठेला लगाकर प्रसाद बेचकर अपने परिवार का पेट भरते हैं। इतने पैसे नहीं है कि पक्की दुकान खरीद ले। नगर निगम की टीम ने भक्ति पथ मार्ग पर अतिक्रमण के आरोप में इन्हें पकड़ा और ये सजा दे डाली। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आए दिन हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं हो रही हैं। कहीं थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कहीं जबरदस्ती माफी मंगवाई जा रही है। पिटाई करने वालों में ज्यादातर एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिलाओं को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। स्टेशन पे आज मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने किसी को हर्ट किया है, एक महाराष्ट्रन आदमी। मैंने उसको गाली गलौज दिया। मैंने उसको मेरा हाथ भी उठा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से मैं पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लोगों से माफी मांगती हूँ। थैंक यू। दरअसल मामला ये था कि ठाणे की कलवा स्टेशन पर एक पुरुष ने महिला को धक्का मार दिया था, जिसके बाद महिला ने उसका कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। स्टेशन पर जिस पुरुष के साथ महिला ने धक्का मुक्की की वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला कार्यकर्ता स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वरा कटे ने महिला को एमएनएस दफ्तर बुलवाया, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाते हुए महिला कार्यकर्ता ने वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ही उस महिला को थप्पड़ मारा और दोबारा ऐसी भाषा किसी महाराष्ट्रियन के लिए न इस्तेमाल करने की चेतावनी तक दे दी। कलवा स्टेशन पे आज मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने किसी को हर्ट किया है, एक महाराष्ट्रन आदमी। मैंने उसको गाली गलौज दिया। मैंने उसको मेरा हाथ भी उठा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से मैं पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लोगों से माफी मांगती हूँ। थैंक यू। अब इस गैर मराठी विवाद की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कल्याण की है। यहाँ एक प्रवासी महिला से जबरन माफी मंगवाई गई। माफी मांग रही इस महिला पर आरोप लगा कि कल्याण के वसंत घाटी इलाके में इसने डी मार्ट में एक मराठी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया और मराठी भाषा और मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे ही ये सूचना एमएनएस और शिवसेना ठाकरे गुट को मिली, पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे, हंगामा किया और उस प्रवासी महिला से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। बोलो। ये एक और तस्वीर है घाटकोपर की,
जहां एक महिला से मराठी में बात करने को कहा गया। मना करने पर बहस हुई। एक आदमी ने महिला से बोला, मराठी में बात करो, ये महाराष्ट्र है। बाकी लोग भी उस पर चिल्लाते रहे। उस महिला ने कहा, मैं मराठी में बात नहीं करूंगी, तुम हिंदी में बात करो। बताओ, क्या तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? क्या तुम हिंदुस्तान से नहीं हो? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। इस दौरान वहाँ काफी हंगामा हुआ। बोलो। आपको 7 जुलाई का भी एक मामला याद होगा, जब मनसे नेता के बेटे राहिल जावेद शेख ने नशे में धुत होकर मशहूर मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस राजश्री मोरे के साथ बदसलूकी की थी और अपने पिता के पद का दिखावा भी किया। राजश्री मोरे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया था। इस मामले पर भी काफी बवाल हुआ। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी वीडियो शेयर कर मनसे की आलोचना की थी और इसे मराठी संस्कृति के रक्षक होने का दावा करने वालों का असली चेहरा बताया। इससे पहले जब राजश्री मोरे ने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा गया था कि सिर पर बंदूक रखकर मराठी मत बुलवाओ। इस वीडियो से एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए थे और उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसके बाद उनसे पुलिस की मौजूदगी में माफी भी मंगवाई गई, वीडियो डिलीट करवाया गया और तब जाकर कहीं एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा बंद किया। अपनी जाति पे, एक मराठी होने पे इस मामले पर राजनीतिक गहमागहमी भी रही है। एक तरफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बड़े ही अलग ढंग से खुलेआम पिटाई का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे कह चुके हैं, चाहे गुजराती हो या कोई और, मराठी आनी ही चाहिए। अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उससे पीटने की जरूरत नहीं। अगर कोई बेकार का ड्रामा करे, कान के नीचे दो। अगर किसी को पीटे तो घटना का वीडियो ना बनाएं। पीटे गए शख्स को ही बताएं कि उसे पीटा गया है। सबको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। सीएम भले ही कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन गैर मराठी लोगों पर आए दिन इस तरह के हमले, कहीं बदसलूकी, कहीं थप्पड़बाजी, कहीं मारपीट, लेकिन हमला करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूपी के बुलंदशहर, बरेली, संभल में इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर आ रही है। मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। कुछ अहम दस्तावेज आईटी टीम खंगाल रही है। बुलंदशहर में मीट कारोबारी आजी यासीन की फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई है। तो मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो अलग अलग इलाकों से ये खबरें आ रही हैं। कुछ अहम दस्तावेज खंगाल रही है आईटी टीम। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार सुसाइड केस को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। परिवार अभी तक पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं हुआ है और हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह के निधन को 7 दिन हो चुके हैं और अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 6 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी और कई बड़े अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उनकी पत्नी आईएएस अमनप्रीत पी कुमार और परिवार ने अभी तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले में रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में अनुसूचित जाति के 36 संगठनों ने महापंचायत बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली महापंचायत के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। चेतावनी दी गई कि अगर चंडीगढ़ पुलिस आरोपित अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से सीएम के सीपीएसआर के खुलल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पूरन की पत्नी और परिवार से लगातार बातचीत करके समाधान की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
उदय भान वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले और संवेदनाएं व्यक्त की। न्याय जिसमें निष्पक्ष जांच हो, जांच में कोई दोषी, जो भी दोषी आए उसे खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो निर्दोष हो उस पर आँच ना आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और देश में एक संदेश जाए कि उसकी जांच की प्रक्रिया को कोई किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो वहीं तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी पूरन कुमार के घर पहुंचे। हरियाणा सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये बहुत दुखदाई और अमानवीय है। चंडीगढ़ पुलिस को भी जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। डीजीपी कपूर और एसपी नरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं इस मामले पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी से आईपीएस आत्महत्या मामले में बातचीत हुई है और सीएम ने बताया है कि आज हरियाणा सरकार इस मामले में गंभीर फैसला लेने जा रही है। सीएम साहब ने किया सी बड़ा सीरियस, बड़ा चिंता दी गल आ, वो अपना टूर भी बड़ा शॉर्ट एकदम करके उन्होंने नाल ही गए कोई आईएएस ते अज उन्होंने कहा भी होर बड़ी गंभीरता नाल कुछ फैसले आ जिहड़े वो अज ले जाने। इस पूरे मामले पर सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अंबाला में सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वाई पूरन कुमार को न्याय दो के पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कैंडल मार्च किया। पार्टी का कहना है कि एक आईपीएस अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी का क्या होगा। 6 अक्टूबर को हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उन्होंने कई बड़े अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट में पूरी आप बीती लिखी थी। एक बार और आपको बताते हैं कि इस सुसाइड नोट में क्या था जो वाई पूरन सिंह ने लिखा था। 2020 में मेरे साथ भेदभाव, अपमान, मानसिक उत्पीड़न शुरू हुआ। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने उत्पीड़न किया। हरियाणा कैडर के अधिकारी आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा ने मुझे छुट्टियां नहीं दी। मैं अपने बीमार पिता से मिलने तक नहीं जा सका। वर्षों तक मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। मेरे खिलाफ छद्म नामों से दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित और शर्मिंदा किया। मेरे द्वारा की गई शिकायतों की जांच तक नहीं की गई। सरकारी आवास के लिए मेरे ऊपर अतिरिक्त नियम लागू किए गए। नवंबर 2023 में मेरा सरकारी वाहन वापस ले लिया गया। मैं और अधिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का निर्णय लिया है। पूरन सिंह का परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए अब तक तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि इस मामले में सही न्याय हो, कड़ी कार्रवाई हो। परिवार डीजीपी और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की जिद पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस मामले पर क्या फैसला लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जनसुराज की दूसरी लिस्ट आने के बाद भी हंगामा देखने को मिल रहा है। बख्तियारपुर सीट से वाल्मीकि सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में बाकी दावेदारों का हंगामा हो रहा है। उनका आरोप है कि जिस वाल्मीकि सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है उनका नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। तो वहीं जनसुराज का दावा है कि संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में से ही उम्मीदवारों का चयन किया गया है। बख्तियारपुर सीट के दावेदारों का हंगामा हो रहा है। जनसुराज की दूसरी लिस्ट पर हंगामा मचा है। लेकिन उनका नाम घोषणा किया गया। हाँ। एक दिन भी नहीं है जहाँ वोटिंग भी हुआ वहाँ वाल्मीकि नहीं है। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे और खबर आपको दिखाते हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक ड्राइवर बस चला रहा था, अचानक उसे दौरा पड़ जाता है। बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है और इस दौरान उस इलाके में बवाल कट जाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ने लगा। वो दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद गलती से उसका पैर एक्सीलरेटर को दबा देता है। बस बेकाबू होकर तेज गति से आगे बढ़ने लगती है।
आप देख सकते हैं कि कैसे बस रास्ते में आने वाली दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई इस घटना को देखकर हैरान रह गया है। ये घटना बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास की। बीएमटीसी की बस पूरी तरह कंट्रोल खो देती है। ड्राइवर की बिगड़ी हालत देख बस का कंडक्टर किसी तरह बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां हंगामा मच जाता है। बस गाड़ियों को रौंदती आगे बढ़ती है। 3 ऑटो और 3 कारों समेत 9 गाड़ियों से बस की टक्कर हो जाती है। किसी तरह बस रुकती है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शहर की कुब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने कहा है कि हादसे में सभी घायलों का इलाज जारी है और इस घटना की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है और आज राहुल गांधी से तेजस्वी यादव मिलेंगे। इस बीच दिल्ली में बिहार कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बातचीत की भी खबर आ रही है। इस बैठक में तेजस्वी, केसी वेणुगोपाल, राजेश राम समेत कई और नेता मौजूद रहे। तो कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग फाइनल। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। और अगली खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से। यहां छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो ग्रेटर नोएडा का है। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट लाठी डंडे तक चल गए। ये घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के IILM कॉलेज के पास हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के छात्र एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते दिख रहे हैं। ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मारपीट की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पास खड़े बाकी छात्र और राहगीर भी घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। मारपीट का ये जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके आधार पर कुछ छात्रों की पहचान की गई है। पुलिस ने उन छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस ने कॉलेज प्रशासन से भी मारपीट में शामिल छात्रों की डिटेल मांगी है। छात्रों के बीच मारपीट के वीडियो आए दिन सामने आते हैं। ग्रेटर नोएडा के कई थाना क्षेत्र में कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं और उनके बाहर इसी तरह से छात्र एक दूसरे से मारपीट करते हैं और झगड़ा करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं। चाय की टपरी पर अक्सर ऐसे विवाद होते आए हैं। कई मामलों में पुलिस ने बीच बचाव कर मामले सुलझाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। यहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में कई दुकानें आ गई। आसपास मलबा फैल गया। ये घटना उधमपुर के नरसू बाजार में हुई। गनीमत ये रही कि समय रहते लोग भागने में सफल रहे। किसी के हताहत होने की भी जानकारी नहीं है। और यह हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरा इलाका धूल और पत्थरों के गुबार में ढक गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक के बाद एक इमारतें धराशायी होती चली गईं और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। ये इलाका पहाड़ी है और लगातार बारिश के कारण यहाँ की मिट्टी काफी कमजोर हो गई। पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह, पूरी मार्केट चले गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से क्षेत्र में छोटे मोटे भूस्खलन हो रहे थे, लेकिन रविवार को अचानक एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह, पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह। पहाड़ी का मलबा आप देखिए किस तरह से वहां पर ढहता हुआ नजर आया। जबरदस्त नुकसान यहाँ पर हुआ है और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से क्षेत्र में छोटे मोटे भूस्खलन हो रहे थे, लेकिन रविवार को अचानक ही ये बड़ा हिस्सा
खिसक गया। वो पूरी मार्केट जले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल विदिशा रोड पर पुल का बड़ा हिस्सा गिरा है। रेलवे ट्रैक पर बने ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा है। बड़ी खबर, ओवरब्रिज पर 20 फुट का गड्ढा बन गया। हादसे के वक्त कोई व्यक्ति या गाड़ी वहां नहीं थी। हादसे के बाद भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। घटनास्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई। तो रेलवे ट्रैक पर बने ओवरब्रिज का हिस्सा अचानक आ गिरा। ओवरब्रिज पर 20 फुट का ये गड्ढा बन गया। रेलवे ट्रैक पर बने पुल का ये हिस्सा है। हादसे के वक्त कोई व्यक्ति या गाड़ी वहां पर नहीं थी। हादसे के बाद भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। कई शहरों में छापेमारी कर घटिया क्वालिटी का और मिलावटी खाने का सामान नष्ट किया जा रहा है। मिठाइयों की दुकान से सैंपल लिए जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग की, जहां खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। मिलावटी खोआ को गोरखपुर में खपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फूड विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। वाराणसी रोड पर महोबा के पास 1000 किलो खोआ मिला, जो बोरियों में भरकर लाया जा रहा था। कानपुर से बस के जरिए ये नकली मावा गोरखपुर लाया जा रहा था। दीपावली और छठ के पहले इसे खपाने की कोशिश थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची टीम ने बस के अंदर चेकिंग की तो 1000 किलो खोआ मिला, जिसे जब्त कर लैब में भेजा गया। प्राइमरी टेस्टिंग है, इसमें हम केवल ये पता कर सकते हैं कि चीजें गुणवत्ता पे हैं या नहीं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो है प्रॉपर लैब एनालिसिस से ही पता लगती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे रिफाइन के अतिरिक्त डिटर्जेंट या चाक पाउडर या अन्य कोई इस तरीके की चीजें मिला दी जाती हैं, तो वो सेहत के लिए हमारे काफी नुकसानदायक होती हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां 3 क्विंटल मिलावटी मावा, 200 लीटर दूध और बाकी मिलावटी सामान जब्त किए गए हैं। सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए हैं। अभी जो है दूध पदार्थों में से 3 क्विंटल मावा भी पकड़ा गया है और अन्य पामोलैंड के बने हुए पदार्थ भी पकड़े गए हैं। उन सब की जो है सैंपल लेकर के भोपाल भेजे गए हैं। उनकी जैसी रिपोर्ट आती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब राजस्थान के उनियारा की खबर, जहां 84 किलो मिलावटी मिल्क केक और 60 किलो मावे को नष्ट करने की कार्यवाही की गई है। नकली मावा और केक के अजमेर से उनियारा आने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम ने रोडवेज बस का पीछा करते हुए व्यापारी से पूछताछ की। सामान उतरवाया गया और सैंपल लेकर लैब भेजा गया। खराब मावे और मिल्क केक को नष्ट किया गया। त्योहारों पर लोग सबसे ज्यादा मिठाइयाँ खरीदते हैं। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों या खाने के सामान से हमारी सेहत पर बहुत खराब असर पड़ सकता है। सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर रूबी गर्ग ने बताया कि कैसे ये मिलावट से भरा खाना हमें नुकसान पहुंचाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। ये बच्चे, बूढ़े, रोगी, गर्भवती महिला सबको इफेक्ट करता है। उनका इम्यून सिस्टम स्लो होता है तो सबसे पहले इन्हें इफेक्ट करेगा ये। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म तक मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले शुगर, आपका लीवर, किडनी डैमेज करेगा, शुगर की बीमारी आपको होगा और साथ में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। मिठाई खरीदते समय आप थोड़ी सी सावधानी बरतकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ होने से बच सकते हैं। मिठाई विश्वसनीय दुकान से खरीदें, जबकि दुकान का FSSAI लाइसेंस नंबर हो। ज्यादा चमकीले रंग की मिठाई से बचें। घी और मावे की गुणवत्ता देखें। शुद्ध मावा हल्के पीले रंग का होता है। नकली मावा दबाने पर चिपचिपा होता है। खुली मिठाई से बचें। अगर आपको किसी मिठाई की गुणवत्ता पर जरा भी शक हो तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 1800112100 या foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी दिखाते हुए आपको भी इन त्योहारों पर सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर नवी मुंबई से है, जहां शोले स्टाइल में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। ये लोग भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे और पुनर्वास लाभों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल
नवी मुंबई में तालोजा MIDC के खिलाफ किसानों का ये अनशन 8वें दिन भी जारी है। कोई समाधान नहीं निकला है। जमीन के बढ़े मुआवजे और प्लॉट की मांग को लेकर महिलाओं ने भी पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया।